जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है, ये जो लेसन है ये तिशानी दोशी ने लिखा है, और ये असल में एक आर्टिकल था, न्यूज़पेपर आर्टिकल, जो कि एक न्यूज़पेपर में छपा था, और इसको बहुत पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया में स्पेशली हिंदुस्तान में बहुत एक्लेम मिला था, अप्लॉज, इसको बहुत अपलॉड किया गया था, शाबाशी दी गई थी तिशानी दोशी को, क्योंकि इस आर्टिकल के थ्रू उन्होंने हम लोगों को एक बार एक रियल आइडिया दिया कि ग्लोबल वार्मिंग के जो प्रॉब्लम है वो एक रियल थ्रेट है। हम अपने घरों में बैठे शायद रियलाइज नहीं करते इसको, क्योंकि हमको नहीं पता चलता क्या असर पड़ रहा है दुनिया पे ग्लोबल वार्मिंग का, लेकिन अंटार्कटिका जैसी जगह जहां पर ह्यूमन आबादी नहीं है, जहां पर बर्फ की बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, जहां पर बर्फ की बहुत बड़ी बड़ी लेयर्स हैं, वहां पर जब आप जाते हैं और देखते हैं वो बर्फ पिघल रही है अपनी आंखों से लाइव, तब आपको जरूर समझ में आता है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम रियल है और हमें उसके बारे में कुछ कर लेना चाहिए अभी। अदरवाइज हो सकता है कि ये जितने भी ग्लेशियर्स हैं अंटार्कटिका के पिघल जाएं, पूरी दुनिया जलमग्न हो जाए, पूरी दुनिया डूब जाए पानी में। बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो समय, अगर हम इसी पेस पे चलते रहे तो। ठीक है, तो रिटन बाय तिशानी दोशी, दिस नैरेटिव रिकाउंट्स द ऑथर्स एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका अबोर्ड द रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक शोकैल्स्की। इट एक्सप्लोर्स द अर्थ्स फ्रैजाइल इकोसिस्टम्स एंड ह्यूमैनिटीज रोल इन प्रिजर्विंग देम। क्या बताया गया है स्टोरी में तिशानी दोशी के द्वारा? रियल स्टोरी है बाय द वे, फिक्शनल नहीं है, कहानी है। एक्सटर्नल एग्जामिनर से भी डरना चाहिए? अरे नहीं यार, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ना किसी एग्जाम से डरो, ना टीचर से डरो, किसी से मत डरो, और किसी को डराओ भी मत। ये भी नहीं कि डरना नहीं है तो अपना और कॉन्फिडेंस दिखाना है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ना डरना है ना डराना है, अपना मस्त रहना है, बिल्कुल चिल रहना है। एनीवे, वीडियो दिखाऊं अंटार्कटिका का भाई? आई होप मैं आपको दिखा सकता, बट ये रैपिड फायर सेशन है तो हम लोग वीडियो नहीं दिख पाएंगे अभी। आप लोग जरूर सर्च कर लीजिएगा इसको यूट्यूब पे, ये स्टूडेंट्स ऑन आइस करके जो प्रोग्राम है उसका वीडियो ढूंढिएगा, आपको मजा आ जाएगा देख के, मतलब वही इस प्रोग्राम, इस लेसन में उसी के बारे में बताया गया है। ये जो है तिशानी दोशी, इसमें अपना पूरा एक्सपीरियंस नरेट करती हैं, कैसे वो अंटार्कटिका ट्रैवल करके गई थी एक रिसर्च वेसल एकेडमिक शोकैल्स्की पे, और बहुत सारे और बच्चों के साथ पार्टिसिपेट किया था एक एक्सपेडिशन में, एक प्रोजेक्ट में जिसका नाम होता है स्टूडेंट्स ऑन आइस। बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक मौका दिया जाता है अंटार्कटिका विजिट करने का, और वहां पर जो जहां पर जो भी नेचुरल सीनरी है या वहां पर जो भी चल रहा है उसको अपनी आंखों से विटनेस करने का, ताकि वो नॉलेज गैदर कर सके और आगे चल के वो पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, आईएएस आईपीएस ऐसे अफसर बनेंगे, कुछ ना कुछ कंट्री के मेजर क्रूशियल रोल्स में होंगे वो, आगे चल के कुछ सही डिसीजन ले लाइफ में जो भी चल रहा है हम ह्यूमंस की उसको लेके, इसलिए ये प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। मुझे लगता है एक अच्छी ट्रिप रहेगी अगर कभी अंटार्कटिका जाना हुआ तो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं देख रहा हूं इसके लिए जरूर। ओके, स्टार्ट करूं, चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी थीम क्या है? एम्फसाइज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ इंटरकनेक्टेड है अर्थ पे, इस बात पे जोर देती है कहानी। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंट को बचाने की जरूरत है, इस बात पे जोर देती है। एंड द अर्जेंट नीड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की जरूरत है भाई, जलवायु में बदलाव हो रहे हैं, उसके लिए कुछ करना चाहिए हम लोगों को, ये भी बेसिकली हाईलाइट करती है स्टोरी। ठीक है, बताते हैं, चलिए लेसन देखते हैं एक बारी। कमेंसमेंट ऑफ अंटार्कटिका जर्नी, जर्नी की शुरुआत कैसे हुई ये देखते हैं स्टार्टिंग में। हाँ, Tishani Doshi heads towards Antarctica aboard academic Shokelski with a group of high school students. Antarctica, coolest, windiest and driest continent, commences journey from Madras, crosses 9 time zones, 6 checkpoints, 3 water bodies and many ecospheres to reach there. अब ये जो जर्नी की शुरुआत हुई अंटार्कटिका जो गई, अंटार्कटिका यही थोड़ी है हमारे आसपास, फ्लाइट दी और पहुंच गए, नहीं। अंटार्कटिका पहुंचना मतलब दुनिया के दूसरे कोने में, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इस लेसन का नाम ऐसा ही नहीं है, दो कारण है। एक तो लिटरल रीजन है, पहला अंटार्कटिका क्योंकि बिल्कुल कोने में है दुनिया के, इसलिए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ लिखा है। दूसरा, जर्नी जो अंटार्कटिका के अंदर बहुत सारी चीजें छिपी हुई है ना, जब आप उसको जाके ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको दिखता है कि अर्थ जो है उसका अंत जो होगा वो हो सकता है यहां पे उसका रीजन छिपा हुआ हो, इसलिए भी एक लॉजिकल टाइटल है ये। एनीवे, तो तिशानी दोशी क्या करती है, अंटार्कटिका की तरफ जाने के लिए वो एकेडमिक शोकैल्स्की नाम का एक रशियन वेसल है उसको बोर्ड करती है, और बहुत सारे बच्चों के साथ, ठीक है, हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ। अंटार्कटिका के बारे में बताया गया कि सबसे कूलेस्ट है, सबसे ज्यादा विंडीएस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा हवा चलती है यहां पर, और ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है। जर्नी शुरू करती है अपनी मद्रास से और 9 टाइम जोन्स क्रॉस कर, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज, बहुत सारी इकोस्फीयर्स, बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके वहां पहुंचती हैं। इट टेक्स हर अ टोटल ऑफ 100 आवर्स, 100 घंटे लगते हैं जर्नी को इनको करने के लिए पूरा। फील्स वंडर एंड रिलीफ ऑन रीचिंग डेस्टिनेशन, लेकिन जब ये वहां पहुंचती है ना, आई एम श्योर यार ये रिएक्शन शायद सबका होगा, वहां पर पहुंचती है और दूर दूर तक ऐसे बर्फ फैली देखती है अंटार्कटिका के अंदर, तो इनका रिएक्शन वहां पर जो होता है पहला, वो होता है वंडर का, हैरत का, कि यार मैं ऐसी जगह हूं जहां पर दूर दूर तक एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप दिख रहा है, बस दूर दूर तक सफेद सा ऐसा खूबसूरत लैंडस्केप दिख रहा है बस। पहला तो हैरत हुई इनको, और दूसरा इनको सुकून भी हुआ, रिलीफ भी मिला, क्योंकि एक 100 घंटे की जर्नी फाइनली
कंप्लीट कर पहुंच गई थी अपनी डेस्टिनेशन पर, है ना, ब्यूटीफुल दृश्य मतलब, राइट। ओके, मूविंग ऑन, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब ये वहां पर पहुंचती हैं तो ये ऐसा महसूस करती हैं कि हिस्ट्री जो है ना एक तरह से अनफोल्ड हो गई है इनके सामने। वहां कैसे, देखो, ऑथर टेक्स बैक रीडर टू 650 मिलियन ईयर्स, 650 मिलियन ईयर्स अगो पहले ले जाती हैं और उस समय के बारे में बात करती हैं। फैक्ट आपको बताती हैं आपको, ठीक है, क्या फैक्ट? अंटार्कटिका जायंट अमालगमेटेड लैंड मास, देन सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट सराउंडेड अंटार्कटिका, ह्यूमन लाइफ नॉन एग्जिस्टेंट, देन फ्लोरा एंड फौना फ्लरिश्ड अमिड्स मच वार्मर क्लाइमेट। ठीक है, तो अंटार्कटिका बताती है, राइटर हिस्ट्री का एक पॉइंट आपको देती है, ज्योग्राफिकल पॉइंट है, हो सकता है आपको ज्योग्राफी की क्लास लगने गए ऑल ऑफ अ सडन, बट नॉनदलेस लेसन है तो पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन भी आता है इस पे। ऐसा बताया गया है कि 650 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि लगभग 65,000 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली, क्या हुआ कि जो हमारे अलग अलग देश थे, अलग अलग कॉन्टिनेंट जो आप आज देखते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स, वो इस तरह से नहीं थे जैसे आज दिखते हैं, बल्कि एक बहुत ही बड़ा अमेलगमेटेड कंबाइंड कॉन्टिनेंट था वो, जिसको आप बोलते थे गोंडवाना। जैसे पहले 650 मिलियन ईयर्स अगो पहले आप देखेंगे तो एक गोंडवाना नाम का सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी कि एक कंबाइंड कॉन्टिनेंट था जिसमें आज के ये सारे कॉन्टिनेंट्स आप देखते हैं, ये सारे कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, क्या हुआ, इस सुपर कॉन्टिनेंट का जो सेंटर था लगभग वो था अंटार्कटिका, यानी कि बड़ा सा कॉन्टिनेंट जो था और उसका जो बीच में था बिल्कुल वो अंटार्कटिका पड़ता था। आगे चलते हैं, ह्यूमन लाइफ उस समय नॉन एग्जिस्टेंट थी, फ्लोरा एंड फौना यानी कि प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ उस वक्त काफी ज्यादा थी, साथ साथ वार्मर क्लाइमेट थी, काफी गर्म था क्लाइमेट। ओके, गोंडवाना थ्राइव्ड फॉर 500 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 500 मिलियन ईयर्स अगो, मिलियन ईयर्स तक ये चला अच्छे से बढ़िया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो लैंड मास है डिटैच्ड फ्रॉम अंटार्कटिका एंड फॉर्म्ड मॉडर्न ग्लोब, ये अलग अलग हिस्सों में टूट गया बड़ा सा गोंडवाना आइलैंड, और 65 करोड़ साल, ओके सॉरी 65,000 बोल दिया क्या मैंने, बेग पार्डन, मैं चेक कर लेता हूं, 650 मिलियन ईयर्स है ना, तो 65, एक मिनट रुको, आई हैड रिटन इट डाउन बट लेट मी क्रॉस चेक। हाँ सॉरी 65 करोड़, 650 का मतलब हो गया 65 करोड़ ईयर्स पहले, 65 करोड़ साल पहले, और यहां पर मतलब हो गया 50 करोड़ ईयर्स। एनीवे, तो ये गोंडवाना जो है लगभग 50 करोड़ साल तक ऐसे थ्राइव करता रहा। इवेंचुअली ये अलग अलग हिस्से में टूट गया, पार्ट ऑफ लैंडमास पुश नॉर्थवर्ड फॉर्म्ड इंडिया एंड शेप्ड हिमालयस। अब ये जो हिस्सा है ना इसका, कुछ इसी बड़े वाले पीस का हिस्सा टूटा, जिससे ये ऊपर जाके अफ्रीका बन गया, इंडिया का हिस्सा भी यहीं से बना, साउथ अमेरिका बन गया और नॉर्थ अमेरिका के पास चला गया ड्रिफ्ट होके, यहां पर आप एशिया वाला हिस्सा बना, है ना, ये भी हिस्सा टूट के इसी से निकला था, और हिमालय फॉर्म हुए। इसकी वजह से बताऊंगा भी हिमालय कैसे फॉर्म हुए। ठीक है, सदर्न अमेरिका फॉर्म्ड, ड्रिफ्टेड ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अंटार्कटिका नाउ फ्रिजिड एंड डिसोलेट। अब अंटार्कटिका जो है वो बिल्कुल अलग रह गया दुनिया के इस कोने में यहां पर, और क्योंकि बिल्कुल अलग रह गया, यहां पर बहुत तेज पानी का करंट होता है, तो इसलिए बिल्कुल फ्रिजिड है, फ्रिजिड मतलब बिल्कुल कोल्ड है और अकेला, आइसोलेटेड है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल अकेला ये हिमालयास कैसे फॉर्म हुए, तो भाई ये जो हिस्सा है हिंदुस्तान का जो कि इससे गोंडवाना से डिटैच हुआ, मतलब गोंडवाना आइलैंड जो था बड़ा सा कॉन्टिनेंट वो टूटा, उससे एक हिस्सा था हिंदुस्तान का हिस्सा वो टूटा और वो गया एशिया की तरफ। ठीक है, ऐसे गया एशिया की तरफ। फाइन, अब जैसे ये पहुंचा यहां पर एशिया के पास, तो एक ये जो बड़ा सा लैंड मास है, जमीन का टुकड़ा है ना, ये भी और ये भी, इन दोनों में टक्कर हुई, बहुत तगड़ी टक्कर हुई, इतनी तगड़ी टक्कर हुई कि आप देख रहे हैं यहां पर इंपैक्ट, ये है ना, ये इंपैक्ट आप देख रहे हैं, दोनों टकराए जैसी वो। तो जब दोनों टकराए ना, ऐसे बहुत बड़े जमीन के दो हिस्से ऐसे टकराए, तो यहां पर इस जगह पर ये जो बीच वाला जंक्शन है, इसमें क्या हुआ, ऐसे ऊपर को आ गया एक जमीन का हिस्सा, क्योंकि तेजी से टकराएंगे तो कुछ तो होगा ना, ऐसे आ गया, राइट, तो ऐसे तेजी से टकराए तो ऊपर ये हिमालयास बन गए फिर। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, फिर ये लैंडमास जो है ये हिमालयास डेवलप हुए। तो हिमालयास कैसे बने, एक तरह से ये आपको बताया गया है, ये पहाड़ निकल के आ गए फिर ऐसे। ठीक है, क्लियर होगा, आई होप। ये इंटरेस्टिंग इमेजेस लगी मेरे को बाय द वे, है ना, ये लैंडमास जा रहा है इसकी तरफ, फिर ये दोनों टकराते हैं और फाइनली आप देखते हो ये हिमालयास बन जाते हैं बेसिकली। ठीक है, मूविंग ऑन, चलिए आगे चलते हैं फिर। Mind-boggling Antarctica, South Indian warm country resident. The author is surprised on seeing smooth volume of ice. Feels she is walking on a giant ping pong ball. Finds no human life there, only midges, mites, blue whales, and huge icebergs. Finds surreal 24-hour summer lights.
ओके अब ऑथर बताती हैं तिशानी दोषी, जो कि एक साउथ इंडियन है और साउथ इंडिया में गर्मी काफी होती है, तो वो सरप्राइज होती है ऐसी जगह जाकर जहां पर बहुत सारी आइस है, चारों तरफ आइस है ना, थोड़ा सा नई चीज है। ओके साथ साथ ये बोलती है उनको ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक बहुत ही बड़ी टेबल टेनिस की बॉल है उस पर वॉक कर रही हूँ, क्योंकि चारों तरफ सफेद सफेद दिख रहा है बस। वहां पर ह्यूमन लाइफ तो है ही नहीं अंटार्कटिका में, ना कभी रही ना कभी होगी आगे, अभी भी नहीं है ओनली, पर वहां पर काफी सारी बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारी तरह की लाइफ फॉर्म्स वहां पर है। मिजेस और माइट्स है, यानी कि मिजेस और माइट्स बेसिकली होते हैं, मिजेस होता है फ्लाई की तरह, मक्खी की तरह, माइट्स होता है इंसेक्ट, और ब्लू वेल्स आपको पता ही है, एंड ह्यूज आइसबर्ग, और बड़े बड़े आइसबर्ग है। एक आइसबर्ग जो सबसे बड़ा पाया गया वो लगभग बेल्जियम के जितना बड़ा है, जितना बड़ा बेल्जियम है उतना बड़ा है। फाइंड सरियल 24 आवर समर लाइट्स। कमाल की बात यह कि यहां पर 24 घंटे लाइट रहती है समर्स में, पूरे 24 घंटे दिन निकला रहता है, रात होती नहीं है, इसीलिए इन्होंने बोला है सरियल, ड्रीम लाइक। क्योंकि हम लोगों को आदत है ना एक साइकिल की, तो हम लोग जिस साइकिल में हैं अभी उसमें हम बेसिकली देखते हैं कि हम पूरे दिन जागते हैं, फिर रात को शाम को अंधेरा हो जाता है, तो हम लोग को खुद ही नींद की तरफ हम जाने लगते हैं। लेकिन सोचो एक ऐसी जगह चले जाओ जहां पूरे दिन उजाला ही रहे, दिन ही रहे, तो अजीब सा फील होता है वो, है ना, सरियल बोला है उसको इन्होंने। ह्यूमन इंपैक्ट एंड मैन्स फ्यूचर, ये पार्ट बी आपके लेसन का, जहां पर बताया गया क्या ह्यूमन इंपैक्ट है और मैन का क्या फ्यूचर हो सकता है। बताया गया कि हम लोग सिर्फ 12,000 साल पहले आए हैं ऑन द ज्योग्राफिकल क्लॉक। ज्योग्राफिकल मतलब एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये बताने के लिए कि हम लोग कब आए हैं। ऐसा मानिए कि जब से जीवन शुरू हुआ है या जब से यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तब से अब तक का समय ऐसे मान लीजिए आप कि 24 घंटे की जो सुई होती है ना घड़ी में, जैसे घड़ी के 24 घंटे मान लो उनको, ठीक है। समय जब से शुरू हुआ है, यूनिवर्स जब से एग्जिस्ट कर रहा है, तब से अब तक आज तक का दिन, अगर हम ऐसा माने कि इसको पूरा 24 घंटे मान ले घड़ी के, तो हम ह्यूमंस मात्र 12,000 साल पहले आए हैं। 12,000 साल पहले का मतलब कुछ ऐसा मान लो, 24 घंटे का एग्जांपल जो मैंने आपको दिया उसमें, जैसे हम लास्ट के कुछ सेकंड में आए हैं, 12 बजने में कुछ सेकंड बजे हुए, सेकंड, उस समय हम लोग आए हैं। और हम लोगों ने इतने कम समय में इतनी तबाही मचा दी है, मतलब हम लोगों ने तबाही मचा दी है बुरी तरह अर्थ पे, हमने ऐसे हालत कर दी है अर्थ पे कि रिसोर्सेज खत्म कर दिए हैं, आपस में लड़ाई लड़ ली है, वॉर्स कर लिए हैं, एवरीथिंग बैड दैट वी कुड हैव डन वो हमने कर दिया है। इंटरेस्टिंग ना। एनीवे, has rack work encroached on nature, established cities and mega cities, increasing population is depleting resources, average global temperature is increasing, carbon dioxide blanket is increasing around the world। ओके, यही बताया इन्होंने कि इतने कम टाइम में हम लोगों ने यहां पर डिस्ट्रक्शन, हैवोक मतलब डिस्ट्रक्शन, यहां पर डिस्ट्रक्शन कर दिया है बहुत ज्यादा, नेचर पे हमने एनक्रोचमेंट कर दिया, नेचर के ऊपर हमने कब्जा कर लिया है और स्टैब्लिश कर दिया अपनी सिटीज और मेगा सिटीज, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से रिसोर्सेज बढ़ रहे, रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, डिप्लीट मतलब खत्म होना। और जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स, जब हम उनको बर्न कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रहा है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड ने एक ब्लैंकेट बना लिया है पूरे अर्थ के चारों तरफ, और वो जो ब्लैंकेट बना लिया उसने चारों तरफ, उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और जिसी को आप बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और इसी को आप ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। क्लाइमेट मेनी क्वेश्चंस अनआंसर्ड, क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस तो अनआंसर्ड हैं अभी तक, राइटर पूछती है उनको लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है। क्लाइमेट चेंज इज अ हॉटली कंटेस्टेड टॉपिक, वुड वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट, व्हाट विल हैपन टू गल्फ स्ट्रीम करंट, विल द वर्ल्ड कम टू एन एंड, अंटार्कटिका एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव डिबेट मेनली बिकॉज इट रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन एंड कंटेन्स 500 मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स। प्रिस्टीन मतलब प्रिजर्व्ड। अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हिडन इन अंटार्कटिका, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। हाँ ओके, बहुत सारे सवाल हैं जो बड़े सारे, बेसिकली क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है आजकल, हालांकि इस पे एक्शंस हो रहे हैं कुछ हद तक, लेकिन इतने नहीं हो रहे हैं वो भी। नॉनदलेस उस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा हॉटली कॉन्टेस्ट किया जाता है, बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है। वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट क्या कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगी, ऐसा पूछती है ऑथर, अगर ग्लोबल वार्मिंग चलती रही? क्या जो गल्फ स्ट्रीम करंट है वो कंप्लीटली रुकेगा या चलेगा? गल्फ स्ट्रीम क्या होती है भाई, तो सेंट्रल अमेरिका, ये जो नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन है, ठीक है, और ये साउथ अमेरिका जो है, इनके बीच से आप लोग देखते हैं कि पानी बहता है बहुत तेजी से, ओशन करंट है, उसको आपने गल्फ स्ट्रीम बोला है, और ये काफी सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ओशन करंट, ठीक है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो ये राइटर वंडर करती है क्या ये रहेगा या नहीं रहेगा? वर्ल्ड, क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? ये भी, ठीक है।
अंटार्कटिका जो कि एक ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव डिबेट है वो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर अभी ये प्रिस्टीन है। प्रिस्टीन मतलब अंटार्कटिका के अंदर ह्यूमन जाके नहीं रहने लगे हैं, और ह्यूमंस अगर जाके रहते तो यहां पर भी जो रिसोर्सेज थे उनको यूज कर लेते। तो क्योंकि ये अनटच्ड है, अभी तक ह्यूमन इंटरवेंशन यहां ज्यादा नहीं है, इसी वजह से ये प्रिस्टीन है, और इसलिए इसके अंदर 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड छिपे हुए हैं। अभी जो बर्फ की परतें हैं ना, यहां पर जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइसबर्ग्स हैं अंटार्कटिका के अंदर, उनके अंदर लगभग 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन के रिकॉर्ड बचे हुए हैं। अगर कोई इंसान जानना चाहता है कि अर्थ की हिस्ट्री क्या रही, हम लोग कहां से इवॉल्व हुए हैं, तो उन आधा 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स को स्टडी कर सकता है और उससे पता लगा सकता है कि हमारी हिस्ट्री क्या रही। हिस्ट्री से अभी प्रेजेंट टाइम का उनको पता चल जाएगा उस रिकॉर्ड्स के बेसिस पे, और हमारी हिस्ट्री कैसे रही है इसके बेसिस पे हम लोग अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर छिपा हुआ है अंटार्कटिका के अंदर। मेनली क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक तो वो अनटच्ड है, और उसके अंदर 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स अभी भी एज इट इज प्रिजर्व्ड है। तो हम लोग उनको स्टडी करके पता लगा सकते हैं क्या हमारा पास्ट था, हमारा प्रेजेंट उससे कैसे इफेक्ट होगा, और फ्यूचर क्या रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। आगे चलते हैं, चलिए मूविंग ऑन। अरे बंद हो गया। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। अब उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में देखते हैं जिससे भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन आता है बाय द वे। हां, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या था? तो प्रोग्राम रन बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन, एक जॉफ ग्रीन नाम का कैनेडियन था, एंड एम्स एट स्टडीइंग अंटार्कटिका। इसका एम क्या था? इस प्रोग्राम को बेसिकली चलाता था कैनेडियन जॉफ ग्रीन। इसका एम था अंटार्कटिका को स्टडी करना। ओके, ऑथर वर्क्स ऑन दिस प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड एकेडमिक शोकैल्स्की। एकेडमिक शोकैल्स्की जो रिसर्च वेसल था उसी पे बेसिकली इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। इट टेक्स स्कूल स्टूडेंट्स ऑन ट्रिप टू अंटार्कटिका। विजिट हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड आवर प्लेनेट बेटर। Geoff Green earlier carted celebrities and retired people to Antarctica for money. These travelers could not contribute much in terms of ideas to save the planet. Green decided to take high school students there. His belief, reason क्या था? Young impressionable minds, sure to learn and absorb better. Program a success. Children saw collapsing ice shelves, retreating glaciers, and realized that the threat of global warming was real. ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का एक ब्रीफ आइडिया देता हूं आप लोगों को। ये जो था प्रोग्राम, जॉफ ग्रीन ने शुरू किया, कैनेडियन है, एकेडमिक शोकैल्स्की पे कंडक्ट किया जाता है। हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ट्रिप पे ले जाते हैं और उनको हेल्प करते हैं इस प्लैनेट, ताकि ये जो ट्रिप है इससे क्या पर्पस है कि वो अंटार्कटिका में जाके चीजें ऑब्जर्व करें और इस प्लैनेट की को बेहतर समझने में हेल्प मिले उनको। ठीक है, अब जॉफ ग्रीन मतलब इस चैप्टर में आपको बताया गया कि जॉफ ग्रीन पहले हाई स्कूल बच्चों को नहीं ले जाते थे, बल्कि रईस सेलिब्रिटीज को ले जाते थे, पैसे वाले सेलिब्रिटीज को ले जाते थे, या फिर रिटायर्ड लोगों को ले जाते थे। अब ये लोगों को ये जर्नी तो करा देते थे, और जो कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कर भी लेते थे ये लोग जर्नी, लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं होता था, क्योंकि ये जो लोग थे ये बुजुर्ग लोग थे और ये कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं करते थे सोसाइटी को या एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के आइडियाज से रिलेटेड। एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन का कोई एंगल नहीं होता था। बुजुर्ग लोग थे, देखने चले गए अंटार्कटिका, मजा आया, बढ़िया, वापस आ गए, बट सोसाइटी को एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए इनका कोई आइडियाज या कोई इंपुट नहीं आता था। तो जॉफ ग्रीन को लगा कि यार क्योंकि इनसे कोई फायदा नहीं इनको ले जाके, इनको तो बस घुमाने वाला एंगल है यहां पर, इसलिए उन्होंने शुरू किया हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ले जाना। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि यंग बच्चे जो होते हैं ना, वो एक इंप्रेशनेबल माइंड होता है उनका। इंप्रेशनेबल माइंड मतलब इंप्रेशन पड़ता है, जो भी आप करोगे वो उनको इंप्रेशन छोड़ता है, लास्टिंग इंप्रेशन रहता है उसका दिमाग पे, क्योंकि इनके इंप्रेशनेबल माइंड है। इसलिए यहां पर जाके लर्न और एब्जॉर्ब करेंगे बेटर, यहाँ चीजों को देखेंगे, जो इनके सामने हो रहा है उसको देखेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर आगे चल के एक्शन ले पाएंगे उस पर। यंग है, अभी स्कूल में ही है। तो क्यों? इस बात की वजह से कि यही बच्चे अभी सीख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आगे जाके एक्शन लेंगे, और यही जाके आगे पॉलिसी मेकर्स बनेंगे। आप लोग ही तो आगे जाके कुछ ना कुछ पॉलिसी मेकर्स बनोगे ना। कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। पूरी दुनिया में आप लोग किसी ना किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व होगे। इन अ वे आप लोग क्रिएट कर रहे होगे आगे आने वाला कल। अगर आप लोग को ये पता हो कि ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है वो बहुत ही रियल है और उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो आप लोग इस बात को सोचते हुए पॉलिसी बनाओगे आगे। ये पर्पस था इसका। ठीक है, और यही पर्पस है आपका इस लेसन को पढ़ने का। सिर्फ एग्जाम में परफॉर्म नहीं करना है इस लेसन में, इसको समझिएगा अभी डीप से। एनीवे, तो जॉफ ग्रीन बोलते हैं ये प्रोग्राम जो एक सक्सेस रहा। क्यों? क्योंकि बच्चों ने जब वहां पर गए अंटार्कटिका में और उन्होंने अपनी आंखों के सामने आइस शेल्फ्स को कोलैप्स होते हुए देखा, गिरते हुए देखा, आइस के पीसेस को बड़े बड़े, साथ साथ उन्होंने ग्लेशियर्स को कम होते हुए देखा, रिट्रीट होते हुए देखा, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो, बड़े बड़े पीसेस को टूटते हुए देखा, ग्लेशियर्स को रिट्रीट होते हुए देखा, मतलब ग्लेशियर्स को पिघलते हुए देखा। ठीक है, तब उन्हें रियलाइज किया कि जो ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट है वो असली है भाई। हम लोग घर पे बैठे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वहां पर रियलिटी में अपने आंखों के सामने देखेंगे कि यार बर्फ पिघल रही है,
और खत्म हो जाएगा धीरे धीरे बर्फ पिघलते पिघलते, अगर ग्लोबल वार्मिंग को हमने कंट्रोल नहीं किया तो बेसिकली ये जब इन्होंने देखा तो इनको रियलाइजेशन हुआ बच्चों को एक जरूरी, और इसीलिए बोलते हैं प्रोग्राम एक सक्सेसफुल रहा ये। ठीक है, उनको समझ में आया कि ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट रियल है। Lesson for students: minor environmental changes have big repercussions. Photosynthesis is important for food chain balance. Ozone layer depletion is injurious for living beings, living plants and animals. To save big things, small things must be cared for. Okay. अब इस जर्नी के बाद बच्चों के लिए क्या क्या सीखने के लिए था? सबसे पहला, छोटे छोटे एनवायरमेंटल चेंजेस जो होते हैं उनके बड़े बड़े रिपरकशन होते हैं। रिपरकशन मतलब रिजल्ट्स, बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फोटोसिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फूड चेन का। ओजोन लेयर डिप्लेशन जो है वो इंजूरियस है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और बड़ी बड़ी चीजों को बचाने के लिए छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। ये जो पैराबल है इससे क्वेश्चन आया हुआ है भाई, बताता हूं कैसे। तो एक फाइटोप्लैंक्टन नाम की घास होती है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इनको, फाइटोप्लैंक्टन, जो कि आप इस इमेज में देख रहे हो। ठीक है, ये वाला समुद्री घास कुछ हद तक ऐसा मान लो आप। फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऐसे। ये क्या करते हैं, ये सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करते हैं, और जो भी सदर्न पूरा ओशन है, जो भी इसके आसपास अंटार्कटिका के आसपास पूरा ओशन है, उसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, और ये फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं एज खाना, फूड कंस्ट्रक्ट बनाते हैं। ये किसके लिए? जो भी मरीन लाइफ है वहां, जो भी मरीन लाइफ यानी कि जो भी पानी में रहने वाले जानवर हैं उनके लिए। अब क्या हो रहा है, जब से ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बन गई है चारों तरफ प्लैनेट के, और हम लोगों ने बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करा है, तब से क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर जो है ना वो डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर खत्म हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हार्मफुल रेडिएशन सन का जो आ रहा है वो सीधा इन फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर आके गिर रहा है, और ये डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। ये डिस्ट्रॉय हो गए, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कंडक्ट नहीं हो पाएगी और फूड बन ही नहीं पाएगा बहुत सारी मरीन लाइफ के लिए सदर्न ओशियन में। खाना नहीं बना जानवरों के लिए तो वो मर जाएंगे, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, कार्बन साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, कार्बन का जो पूरा अमाउंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इन अ वे पूरा जो बैलेंस है लाइफ का अर्थ पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर हम ये इंश्योर कर लें कि ये फाइटोप्लैंक्टन डिस्ट्रॉय ना हो, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओजोन लेयर डिप्लीट ना हो, है ना, ये छोटी सी चीज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय ना हो, अगर हम ये इंश्योर कर लें तो हम पूरे अर्थ को बचा सकते हैं खत्म होने से, डिस्ट्रक्शन से। इसीलिए बोला गया है टू सेव बिग थिंग्स स्मॉल थिंग्स मस्ट बी केयर्ड फॉर। बड़ी बड़ी चीजों के लिए को अगर बचाना तो छोटी चीजों को केयर करनी सीखो। अगर हम अर्थ का डिस्ट्रक्शन बचाना चाहते हैं, अर्थ को सेव करना चाहते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन को सेव किया जाए पहले। ठीक है, तो ये बोला गया इन दिस पैराबल। ये जो छोटी सी कहानी पैराबल शॉर्ट स्टोरी आपको बताई है, इसमें एक लेसन छिपा हुआ है, टू टेक केयर ऑफ बिग थिंग्स वी मस्ट टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स फर्स्ट। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, और ये बोर्ड में पूछा हुआ है, समझा देना इसको एज इट इज, जैसे मैंने बताया अभी। फाइटोप्लैंक्टन मेंशन करना, और क्योंकि इट्स एन इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड। ठीक है, आंसर लिखते हुए एक छोटी सी टिप आप लोगों को मैं दे चुका हूं पहले भी, ध्यान रखिएगा। जो भी वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं ना क्वेश्चन के अंदर, चैप्टर के अंदर, अगर वो आप लिख सको आंसर को लिखते हुए तो बहुत अच्छा होता है। उसके आपको ये मानिए कि इट गिव्स एन इंप्रेशन टू द टीचर कि बच्चों को चैप्टर मालूम है, और बच्चे को वर्ड्स भी पता है वो डिफिकल्ट, और वो आंसर लिख रहा है अगर उनको यूज करते हुए, तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांस स्ट्रांग रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे वोकैबुलरी वर्ड जरूर यूज करिए जहां पॉसिबल हो। ना याद हो कोई बात नहीं, फिर सिंपल भाषा में लिख दो, लेकिन अगर याद हो तो लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रॉल ऑन द ओशन, लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन। अंटार्कटिका एक्सपीरियंस मेमोरेबल फॉर ऑल। अंटार्कटिका का जो एक्सपीरियंस है वो सबके लिए बहुत ही मेमोरेबल रहा। At 65.55 degrees south of equator, the author and the students told to get down from the ship. क्या हुआ कि जब ये इस जगह पहुंचे 65.55 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, और पेनिनसुला और टेडपॉल आइलैंड के बीच में इनकी शिप जो ना फंस गई, वेज कर गई, वेज आपके बुक में वर्ड यूज किया गया, इनकी शिप ना फंस गई बेसिकली दो लैंड पीसेस के, आइस के बड़े बड़े पीसेस के बीच में, ऐसा समझ लो। तो भाई जब यहां फंस गई तो इनका जो कैप्टन था उसने सारे बच्चों को और जितने भी ऑन बोर्ड मेंबर्स थे उनको बोला कि एक काम करो, दे पुट ऑन आइस शूज एंड सनग्लास। उनको गेट डाउन करने के लिए बोला, शिप से नीचे उतरने के लिए बोला, और तैयारी के लिए क्या बोला उनको, आइस शूज पहनने के लिए बोला पहले, साथ साथ सनग्लासेस पहनने के लिए बोला। क्लाइम डाउन द गैंगप्लैंक एंड वॉक ऑन 1 मीटर थिक लेयर ऑफ आइस ओवर 180 मीटर्स ऑफ सोल्ट वाटर फुल ऑफ मरीन लाइफ। और ये एक्सपीरियंस जो है ना, इसको बेस्ट बोलती है राइटर। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है और है भी यार मजेदार, मतलब समथिंग। ध्यान से सुनना, क्या करा वहां पर, क्या सिचुएशन थी जहां पर इनको नीचे उतरने के लिए बोला गया, गैंग प्लैंक लगा के, प्लैंक मतलब फट्टा होता है, शिप से फट्टा लगा के नीचे उतर जाओ। वहां पर क्या था कि जहां पर ये उतरे ना, वहां पर समुद्र जिस जगह उतरे वहां पर आइस जमी हुई थी, जिसपे खड़े हुए थे, लगभग 1 मीटर थिक थी वो आइस। 1 मीटर मतलब इतनी मोटी आइस थी वो, थिक। ठीक है, अब उसके आर पार ये देख सकते थे, और जितनी मोटी वो आइस जमी हुई थी ना, उसके ठीक नीचे 180 मीटर तक पानी था, सॉल्ट वाटर, जिसमें मरीन लाइफ थी, सारे एनिमल्स थे जो पानी में रहते हैं वो। अब ये ऐसे खड़े थे जैसे कि आप कभी अगर आप लोग कांच के ऊपर खड़े हो जाओ जैसे, और नीचे आर पार देख पाओ,
तो ऐसा लग रहा था इनको कि ये कांच के ऊपर खड़े हैं और नीचे समुद्र देख रहे हैं जिसमें पानी हिलता हुआ दिख रहा है, पूरी वाइट एनिमल लाइफ, मरीन लाइफ दिख रही है, वो ये ऐसे देख रहे थे ऊपर से। और इस एक्सपीरियंस को राइटर ने बोला है कि मुझे बहुत सारे रियलाइजेशन हुए इस पूरी जर्नी पे अंटार्कटिका की, बट द ग्रेटेस्ट रियलाइजेशन, ग्रेटेस्ट एपिफनी वाज दिस एक्सपीरियंस, जब ये समुद्र के ऊपर जमी हुई आइस के ऊपर खड़े हुए एंड दे कुड सी बिलो द दिस थिक पीस ऑफ आइस, इस थिक पीस ऑफ आइस के नीचे मरीन लाइफ को देख पाए ना, जो नीचे जीवन देख पाए पूरा जलता जीतता जाता, दैट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस। एक्वेरियम की तरह, बिल्कुल सही किसने बोला, ऐसा मानो जैसे कि आप बहुत बड़े एक्वेरियम पे खड़े हो और आपके नीचे बहुत बड़ी बड़ी शिप और भी बहुत बड़ी बड़ी फिश और बहुत सारे और एनिमल्स, मरीन लाइफ, वो ऐसे नीचे घूम रहे हैं। ओह व्हाट एन एक्सपीरियंस इट इज, है ना। इसको इमेजिन करने में इतना मजेदार चीज है ये। Anyway, so the group also sees crab eater seal sitting in the periphery. The journey leaves an indelible imprint on everybody's mind. वहीं पर इन्होंने देखा, जो ग्रुप था पूरा, कि आसपास ऐसे क्रैब सील्स भी धूप में आराम से सिक रहे हैं, है ना, आराम से धूप ले रहे हैं, बढ़िया। इस जर्नी की वजह से सब लोगों के दिमाग पे एक इम्प्रिंट रहे, निशान रहे, मतलब ये इंप्रेशन रहा सबसे, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन, द ऑथर ओवरवेल्म्ड विद ब्यूटी ऑफ द बैलेंस इन प्ले। ऑथर को लगता है यार कमाल है, चाहे हम किसी भी जगह रह रहे हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे अंटार्कटिका में हो, सब जगह नेचर जो है ना उसमें बैलेंस है एक। कैसे, यहां पर भी मरीन लाइफ है पानी के नीचे, क्रैब ईटर्स यहां पर भी धूप में सिक रहे हैं, जैसे हमारे यहां पर धूप लेते हैं जानवर ठंड में। तो ये बोलती है कि क्या खूबसूरत बैलेंस है, ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले, मतलब बहुत ही खूबसूरत नेचर का बैलेंस है हर जगह। और शी वंडर्स व्हाट वुड हैपन इफ अंटार्कटिका बिकेम अ वार्म प्लेस। और ये सोचती है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर अंटार्कटिका एक वार्म प्लेस बन गया, यानी कि यहां पर जितनी भी आइस है वो सारी पिघल गई, तो क्या होगा, क्या हम ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ये सवाल करते हुए एंड में वो पहुंचती है, द स्टूडेंट्स फुल ऑफ आइडियलिज्म टू सेव देयर प्लान। बोलती है कि मुझे लेकिन होपफुल हूं, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका आइडियलिज्म है, जिनके अंदर नोबल बिहेवियर है, और वो आगे चल के हमारे प्लैनेट को सेव करने के लिए बहुत कुछ करेंगे। बहुत कुछ बदला है इतने लंबे समय में, लेकिन एक दिन भी छोटा सा भी अगर हम कुछ रियलाइज कर लें जरूरी, तो वो भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ऐसी होप पे वो लेसन को खत्म करती है, और यहां पर आपका ये वाला लेसन भी होता है खत्म। सीख क्या मिलती है, द चैप्टर अर्जेस रीडर्स टू एक्नॉलेज द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द प्लैनेट एंड टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। लेसन हम सबको अर्ज करता है, एक क्या अर्ज करता है, हम सबको ये बात रियलाइज करने पे रिक्वेस्ट करता है, एक तरह से लेसन अपील करता है कि हम ह्यूमन की एक्टिविटीज का क्या असर पड़ रहा है प्लैनेट पे, और हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम लोग आगे चल के इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करें, अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ऐसे रहें जैसे कि हम लोग एक सस्टेनेबल फ्यूचर देख रहे हैं। मतलब आगे चल के हम ऐसे रिसोर्सेज यूज करें कि किसी नुकसान ना हो, अपने मदर अर्थ को, मदर नेचर को नुकसान ना पहुंचाए। और बड़ी अच्छी बात बोली, एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रही है पुराने टाइम की, मैं उनका नाम बोल रहा हूं, माफ करिएगा, लेकिन उन्होंने क्या खूबसूरत एग्जांपल से इस बात को बताया है कि हम लोगों को यह नहीं मानना चाहिए कि अर्थ हमें एज अ जागीर मिला है अपने पूर्वजों से, हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी अर्थ, ऐसा नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमको यह मानना चाहिए कि अर्थ जो है हमारा मदर अर्थ, वो एक ऐसा घर है जिसको हमने रेंट पे लिया हुआ है, हमको रेंट पे, हम इस घर पे रह रहे हैं, और इसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो हमारी नहीं, वो किसी और को बिलोंग करते हैं, वो हमारी फ्यूचर जनरेशंस की हैं, हम तो सिर्फ कुछ समय तक रेंट पर इस जगह पर रह रहे हैं। ये हमको मानना चाहिए, इस तरीके से चीजों को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो लेसन आप सबके लिए कि भाई आपके एंड से जो भी पॉसिबल हो वो करिए एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। अगर आप बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर सकते हैं, बाहर जाके नहीं अवेयरनेस फैला सकते हैं, कम से कम अपने घर में रिसोर्सेज को कम यूज करना शुरू कर दो, पॉलीथीन कम यूज करना शुरू कर दो, रीयूज करना शुरू कर दो जहां पॉसिबल है, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करना शुरू कर दो, पानी वेस्टेज कम करना शुरू कर दो, जहां पर पॉसिबल है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन आप जरूर दीजिए प्लीज। ये आपको पर्पस था इस लेसन को पढ़ाने का, इससे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा और आता ही है हर साल, वो अलग बात है, लेकिन आप ये जरूरी है समझनी बात, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन क्या पूछा गया है लास्ट ईयर देखते हैं, चलिए। ह्यूमन सिविलाइजेशन, बाय द वे, इससे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है, और इससे क्या बोलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये आप 5 स्टार टॉपिक मानिए, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही एग्जाम में, और अच्छी वेटेज का आता है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड भी आता है, शॉर्ट आंसर भी आते हैं। हो सकता है इस अगले चैप्टर से आप 7-8 नंबर के क्वेश्चन देख लें, अच्छे से करके जाना इसको। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ paltry 10,000 years, barely a few seconds on the geographical clock. In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, megacities. The rapid increase of human populations have left us battling with other species for limited resources, and the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature. Questions. According to the view expressed by the author in the above extract, increase in global temperature is due to, ये जो global temperature का increase हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है,
ठीक है, ऑप्शन ए मेगा सिटीज की वजह से, ऑप्शन बी ह्यूमन पीपल की वजह से, ऑप्शन सी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एंड ऑप्शन डी लिमिटेड रिसोर्सेज। सोच के आंसर दीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देख लो एक बारी। जहां पर दिया हुआ है कि बर्निंग, हाँ ये the rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources, and the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide which slowly but surely increasing the average global temperature। ये रहा ग्लोबल टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हुआ है, ये आप लोगों को बताना था। करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन सी, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स की वजह से कार्बन की एक ब्लैंकेट बन गई है अर्थ के चारों तरफ, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का। बहुत अच्छे, वाह, रियली हैप्पी। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। ह्यूमंस आर क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑथर फॉर। ह्यूमंस को किस चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहा है ऑथर, किस चीज के लिए ह्यूमंस को गलत बोल रहा है ऑथर, बताइए। नहीं समझ में आ रहा तो पैसेज देख लो एक बारी फिर से। The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources, unmitigated burning of fossil fuels, blanket of carbon dioxide, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा है। ठीक है, इन शॉर्ट स्पैन में हमने एक रकस क्रिएट कर दिया, एचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर विद द विलेजेस, टाउन्स, मेगा सिटीज। क्या एनवायरमेंट को मिसयूज किया, नेचर को अब्यूज किया है, नेचर को मिसयूज किया है ना, एक तरह से नेचर पे डोमिनेशन सेटअप किया है। तो किस लिए हमको क्रिटिसाइज कर रहा है ऑथर, तो हम लोगों ने कैसे एक्सप्लॉइट किया है अपनी एनवायरमेंट को, कैसे एक्सप्लॉइट किया नेचर को, रिसोर्सेज को डोमिनेट किया है। कुछ भी एक बात जो इनमें से इस बात को हिंट कर रही है, उसके लिए हम लोगों को क्रिटिसाइज किया है ऑथर ने। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन पॉपुलेशन रिसोर्सेज इज, ह्यूमन पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में क्या रिलेशन है, सोच के आंसर देना, बहुत सिंपल आंसर है। ह्यूमन पॉपुलेशन और रिसोर्सेज, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, बताओ 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 जल्दी से। स्कार्सिटी, नहीं 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 नहीं, सोच के बोलो। रिलेशन क्या है भाई, रिलेशन ये रिलेशन है भाई, इनवर्स रिलेशन कोई बोल रहा है, फिजिक्स चला रहे हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थिंक अबाउट इट। ग्लोबल वार्मिंग का, कोएग्जिस्टेंस का, लिमिटेड रिलेशन है, कंपटीशन का नहीं, वही रिलेशन है जो एक कंज्यूमर का प्रोडक्ट के साथ होता है। बोल सकते हो ऐसा, ह्यूमंस ऐसे ही रिसोर्सेज को यूज करते हैं जैसे कि एक कंज्यूमर किसी चीज का इस्तेमाल करता है। तो ये रिलेशन है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये नहीं पूछा है उन्होंने। ठीक है, क्या रिलेशन है हमारा, जो कि एक कंज्यूमर का एक प्रोडक्ट के साथ होता है। द सेम रिलेशन एज द सेम ह्यूमन पॉपुलेशन रिसोर्सेज हैव अ रिलेशन सिमिलर टू द कंज्यूमर विद इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, कंज्यूमर टेक्स एनर्जी, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। वी डिपेंड ऑन ईच अदर, ये बात डिपेंड ऑन ईच अदर। मतलब ये रिसोर्सेज कैसे डिपेंड करते हैं आपके ऊपर, कोई बोला डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन ईच अदर नहीं होगा, हम हैं बस कंज्यूमर जो डिपेंड करते हैं रिसोर्सेज के ऊपर, वो हमारे पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट अ रकस। बाय द रकस ऑथर रिफर्स टू, रकस का मतलब क्या है ऑथर के अकॉर्डिंग, छोटे से अमाउंट में हमने बहुत रकस क्रिएट कर दिया है, रकस का क्या मतलब है, बताइए बताइए फटाफट से बताइए भाई, रकस का क्या मतलब है यहां पर। ओके, रकस का मतलब है बच्चा पार्टी ऑप्शन डी, कमोशन। ठीक है, बहुत ज्यादा मूवमेंट है। ठीक है, जब यह बहुत ज्यादा मूवमेंट दैट कॉजेज डिस्ट्रक्शन इन अ वे, हमने यहां पर पूरा अफरा तफरी मचा दिया, हिला दिया पूरा सिस्टम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहां पर। ठीक है, बढ़िया। अब क्यों कमोशन पे किया, क्योंकि देख लो मूवमेंट तो नहीं हो सकता है, ब्रीच नहीं हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता है। ब्रीच मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक करना। ठीक है, तो नहीं हो सकता है ये, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इससे आया हुआ है अगेन, वो भी देख लेते हैं। चलिए, रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट इज इंपॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। इट्स इजी टू ब्रेज अबाउट पोलर आइस कैप्स melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, but when you can visibly see glaciers retreating, ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is real. Antarctica, because of a simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. As per the given extract, the reason for the success of the program is, इस प्रोग्राम की सक्सेस का कारण क्या है? The participation of young students, the journey to Antarctica, the exposure to reality, या it was impossible to go near South Pole। सोच के बोलेगा, क्योंकि आंसर जो है ना पीछे, अगर नहीं समझ में आ रहा है अभी तो इसमें पीछे आंसर देख लो एक बारी, एक्सट्रैक्ट को एक बारी फिर से पढ़ लो। ये प्रोग्राम सक्सेसफुल क्यों रहा, ये पूछा है आपसे, बताता हूं चलो, है ना। अब इसमें मुझे लग रहा है आप में ज्यादातर बच्चे पिक करेंगे आंसर
ए है ना, ए पिक करोगे आप मुझे लग रहा है, बट चलो मैं आपको बताता हूं क्या आंसर होना चाहिए, कैसे आपको समझना है आंसर को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बाय द वे। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि आप वहां पर जाओ और उससे इफेक्ट ना हो, यानी कि आपको रियलिटी जो है ना वो दिखाएगा और उससे आप रियलाइज करोगे चीजें, इसलिए सक्सेसफुल है प्रोग्राम, ठीक है। ये थीम है, ये मतलब है। अब देखो, अब यहां पढ़ो, रीजन फॉर द सक्सेसफुल प्रोग्राम पार्टिसिपेशन ऑफ यंग स्टूडेंट्स, ये है पार्टिसिपेशन ऑफ यंग स्टूडेंट्स की वजह से सक्सेसफुल है, नहीं। जर्नी टू अंटार्कटिका नहीं, एक्सपोजर टू रियलिटी, हाँ, यस। इट वॉज इंपॉसिबल टू गो नियर साउथ पोल, ये और ये पार्ट ऑफ आंसर है, एक्चुअल आंसर है कि ये रियलिटी को एक्सपोज करता है हम सबको, इसलिए ऑप्शन सी, ठीक है। बढ़िया, जिन्होंने पिक किया वेल डन। द वार्निंग दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द बायो एक्सट्रैक्ट इज, इस ऊपर वाले एक्सट्रैक्ट से क्या वार्निंग आप इन्फर कर सकते हो, क्या वार्निंग इन्फर कर सकते हो, क्या कि ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रहे हैं, पानी वो जो है कोलैप्स कर रहे हैं, ग्लेशियर्स आइसबर्ग्स रिट्रीट कर रहे हैं, वो सब, which shows the threat of global warming is real. Warning ये है कि global warming की जो threat है वो real है, we should do something about it. Fine. Next, global warming is a threat to human survival. True or false? Global warming एक threat है human survival के लिए, सही बात है कि गलत बात है? I think ये तो बहुत ही सिंपल है वैसे, है ना, मुश्किल क्वेश्चंस तो नहीं दे रहे हैं कम से कम इन टॉपिक से, बढ़िया है फिर तो हमारे लिए, मुश्किल नहीं है तो, है ना, क्वाइट इजी आई वुड से। बताओ 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 फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी, कम ऑन। करेक्ट आंसर इज वेरी सिंपली, मतलब बहुत ही इजी इसका आंसर है, सीधा ट्रू, बिल्कुल सही बात है, बढ़िया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वन इन्फरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइंस इट्स इजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग व्हाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन। एक इन्फरेंस आप क्या ड्रॉ आउट कर सकते हो इस लाइन से, लिखा हुआ है कि बड़ा आराम, इट्स इजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग व्हाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन, ब्लेज अबाउट मतलब इग्नोर करना, तो क्या ड्रॉ आउट कर सकते हो आप इससे इन्फरेंस, इससे आप ये इन्फरेंस निकाल सकते हो कि जो आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है उसके बारे में हम लोग सीरियस नहीं होते, उसको इग्नोर कर सकते हैं हमने घर पे बैठे हुए, बट जब उसको रियल में देखते हैं अंटार्कटिका में जाके तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हमको रियलाइज होता है कि ये बात एक्चुअली में है प्रॉब्लम, ये उसको एड्रेस करना जरूरी है, ठीक है। तो इन्फरेंस जो इससे ड्रॉ आउट कर सकते हैं वो कर सकते हैं दैट व्हेन वी सी समथिंग या व्हेन वी सी अ कैटास्ट्रॉफी विद आवर आईज या व्हेन वी सी समथिंग फर्स्ट हैंड, then it's not easy to ignore it. We actually understand the extent of the problem. We understand the gravity of the problem. ऐसा बोल दो आप, ठीक है। Next, my Antarctica experience was full of such epiphanies, says Tishani Doshi. Which experience does she consider the best and why? कौन सा experience वो बेस्ट कंसिडर करती है? तो आइस पे वॉक करने वाला, 1 मीटर थिक आइस थी और उसके नीचे 180 मीटर जो आइस थी वो was मरीन लाइफ लाइव, वो वाला जो एक्सपीरियंस था वो आपको यहां बताना है, ठीक है। Moving on. तिशानी दोषी ने कंसिडर किया स्टूडेंट साइंस प्रोग्राम को एक सक्सेस, क्या आप उससे एग्री करते हैं, हाँ या ना? यस, आई एग्री विद हर। क्यों? बिकॉज ये जो प्रोग्राम था इससे यंग स्टूडेंट्स को ले जाया जाता था और दिखाई जाती थी वहां की स्टार्क रियलिटी अंटार्कटिका में, कैसे ग्लोबल वार्मिंग रियल इंपैक्ट दे रहा है ये दिखाया जाता था उनको, क्योंकि इसका रियलाइजेशन उनको हो जाता था जो कि आगे चल के पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, इसलिए प्रोग्राम सक्सेसफुल है, ये आपको बताना है यहां पर, ठीक है। मूविंग ऑन, अब कुछ क्वेश्चंस और हैं यहां पर, उनके आंसर्स मैंने अटैच कर दिए हैं, आप देख सकते हैं उनको, एनसीईआरटी क्वेश्चन है।